नमस्कार दोस्तों। एंड रियल एस्टेट इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चैनल पे हम लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को बाय करना, सेल करना, उसको रेंट पे देना, मतलब रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, मतलब जो भी सॉल्यूशन चाहिए रहता है, होम लोन ट्रांसफर हो गया, हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हम। तो ये जो एंड रियल एस्टेट है, ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है रियल एस्टेट को लेके, खास करके रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को। इस वीडियो में आज आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, यानी कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा डामाडोल है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, क्राइसिस का सिचुएशन है, तो उस समय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट थोड़ा एक इंटिमिडेटिंग काम हो सकता है, लेकिन उसी समय ये एक अच्छी ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। जैसा रियल एस्टेट में जब मार्केट क्रैश कर चुका होता है तो बहुत लोग पैनिक में होते हैं, पर वहीं कुछ मसीहा होते हैं जो उस समय भी नोट छाप रहे होते हैं। तो सेम वैसा ही रियल एस्टेट में है। जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी रहती है, जब बहुत ले ऑफ्स हुए हुए थे, मतलब ले ऑफ्स हो रहे होते हैं, लोगों की नौकरियां छूट रही होती हैं, तो उस समय रियल एस्टेट से कैसे डील करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब जो भी रिस्क एसोसिएटेड है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के वक्त रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट से, और इसके अलावा आप कैसे प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर एक अच्छे से रिसर्च करके आप मतलब उस समय में मैक्सिमम जूस कैसे निकाल सकते हैं रियल एस्टेट से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम, और आपका जो रियल एस्टेट रिटर्न है उसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिस्क क्या क्या है। अगर आप इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट में, तो उसके साथ रिस्क क्या क्या एसोसिएटेड है, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। ये बहुत सारे रिस्क हैं, अगर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है तो बहुत सारे रिस्क हैं। तो जो कुछ रिस्क जनरली, मतलब जो रिस्क आते ही आते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के समय क्या होता है, लोग अपनी मतलब जॉब खो रहे होते हैं, उनकी जॉब्स जा रही होती है, तो उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, यानी कि जो प्रॉपर्टी के बोलते हैं कॉस्ट है, वैल्यू है, वो घट गई रहती है, वो कम हो गई रहती है। जब इकोनॉमी हमारी वीक होती है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई होती है। उस समय ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी प्रॉपर्टी को, अगर आपने परचेज किया है इस टाइम इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम, प्रॉपर्टी को प्रॉफिट में सेल करना ही डिफिकल्ट काम हो गया होता है। तो पहला रिस्क ये था कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई। अब दूसरे रिस्क के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट्स है ना, वो कुछ बैंक से बढ़ा देते हैं, तो उसकी वजह से जो बोरोइंग, मतलब जो उधार लेते हैं, जो कर्ज लेते हैं बैंक से, वो थोड़ा महंगा हो जाता है। तो इसकी वजह से जो रियल एस्टेट का मार्केट है उसमें बहुत इम्पैक्ट आता है। तो इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से बहुत कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है आपका जो आपने लोन लिया हुआ है उसको रीपे करना। इसके अलावा कोई मॉर्गेज लोन लेना है तो वो सब भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये दूसरा रिस्क था, इंटरेस्ट रेट बढ़ना। तीसरे रिस्क के बारे में बात करते हैं, वैकेंसी रेट्स बढ़ जाना। मतलब अभी देखिए क्या होता है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में लोगों की जॉब चली जाती है। अगर भाई आपकी जॉब चली गई तो आप कहीं 50,000 रेंट दे रहे थे, तो आप उधर से शिफ्ट करके किसी ऐसे एरिया में जाना चाहेंगे जहाँ 10-15,000 रेंट हो, ताकि आपके ऊपर आपका जॉब नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप या तो गांव देहात में मूव करेंगे। उस समय क्या होता है, जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है तो लोग हाइयर जो रेंट से हैं, जहाँ ज्यादा रेंट होते हैं, उन एरियाज को छोड़ के जाते हैं। तो उसकी वजह से उन प्रॉपर्टीज में वैकेंसी रेट बढ़ जाती है। उसकी वजह से आपका जो रेंटल इनकम है वो इफेक्ट हो सकता है। इकोनॉमी बहुत डिप्रेशन में जा रही हो, यानी कि बहुत ले ऑफ हो रहे हो इकोनॉमी में, इकोनॉमी अच्छा ना कर रही हो, तब तो हम लोग ने बात किया रिस्क क्या क्या एसोसिएटेड है रियल एस्टेट से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम। अब बात करते हैं कि अगर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम। जैसे स्टॉक मार्केट में भी जब मार्केट क्रैश करता है, लोग पैसे छाप लेते हैं, वैसे कुछ इधर भी धुरंधर होते हैं, मतलब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में भी पैसे छाप लेते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटजी प्रॉपर सब फॉलो करके। हम लोग ने इसके बाद की अब बात करते हैं कि इसके अपॉर्चुनिटीज क्या होते हैं। तो सबसे पहला अपॉर्चुनिटी, प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस होते हैं ना वो बहुत कम हो जाते हैं। देखो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम क्या होता है, बहुत सारे जॉब वगैरह चले गए रहते हैं, तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है, मतलब उनके पास पैसा नहीं होता है स्पेंड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो उसकी वजह से जो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच आता है, तो उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस है वो कम हो जाती है। उस टाइम आपको कोई प्रॉपर्टी उतने कम, मतलब उतने कम रेट में मिल सकती है, जो कभी भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के टाइम में पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब उस समय आपको प्रॉपर्टी के प्राइसेस थोड़े कम मिल सकते हैं। अब सेकंड अपॉर्चुनिटी क्या है, देखिए इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम में इंटरेस्ट रेट भी कई बार गवर्नमेंट कम कर देती है। आरबीआई कई बार
मतलब इकोनॉमी स्टेबल करने के लिए, कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए, इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए जो आरबीआई है वो अपने इंटरेस्ट रेट भी कम कर देता है। सो इसकी वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा लोन मिल जाता है और आप रियल एस्टेट में इजीली इन्वेस्ट कर पाते हैं। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से आपका जो मंथली, आपका जो ईएमआई आप जो भी पे कर रहे होंगे उसका ईएमआई का अमाउंट कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से आपका जो कैश फ्लो है वो बढ़ जाएगा। और थर्ड अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए, समय चाहे रिसेशन का हो, चाहे इकोनॉमिक लॉस का हो, चाहे वॉर का हो, चाहे जो भी समय हो, लोग तो घर में रहना तो लोगों को पड़ेगा ही। अगर वो घर उनका खुद का नहीं है तो उनको रेंट पे रहना ही पड़ेगा। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी टाइम भी ऐसा होता है कि रेंटल प्रॉपर्टीज जो है उनकी डिमांड रहती है, तो फिर लोग रहेंगे कहाँ, जाएंगे नहीं रहेंगे तो ये रिस्क भी है, ये अपॉर्चुनिटी है। कुछ टाइम वैकेंसी भी आ जाती है रियल एस्टेट में, और कुछ टाइम उसका डिमांड वैसा ही रहता है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में भी, जैसे कोविड में भी जो रेंट पे थे भैया वो रेंट पे ही थे, उनकी सैलरी बंद भी हो गई थी, पर फिर भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो कहीं और मूव कर जाए, तो वो कहीं ना कहीं मैनेज करके लोन वगैरह लेके भी अपना रेंट पे कर रहे थे। तो ये हम लोग ने बात की है रिस्क और अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के समय की। भैया इकोनॉमिक अनसर्टन कंडीशन है तो उस समय क्या क्या रिस्क और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में बात किया। तो अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी, मतलब कौन सी स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जूस निकाल सके इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। इकोनॉमिक क्रैश के टाइम जब सब लोग हल्ला मचा रहे होते हैं तो उस समय हम लोग ज्यादा से ज्यादा उस एसेट क्लास को निचोड़ सके और अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक कर। तो अगर आप इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स होता है जिनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है उन पॉइंट्स का ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट, आपको अपने कैश फ्लो पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। देखिए, जब हम अनसर्टेन टाइम में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि हमारा जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी है। कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? यानी कि कैश फ्लो पॉजिटिव पॉजिटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट, मतलब डाउन पेमेंट करके ईएमआई पे कोई प्रॉपर्टी लिया, तो उस प्रॉपर्टी से जो रेंट हमें आ रहा है और जो हमें ईएमआई पे करना है, रेंट हमें ज्यादा आ रहा हो और ईएमआई कम पे करना हो, तो उसको कैश फ्लो पॉजिटिव कहते हैं। और उस प्रॉपर्टी को कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब वो हमें कैश ज्यादा दे रही है, हमसे ले कम रही है, उसका जो ईएमआई आ रहा है वो रेंट से कम है, मतलब रेंट ज्यादा आ रहा है, ईएमआई कम है। उस टाइप की प्रॉपर्टीज को कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। और आपको इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी ही देखनी चाहिए। अब सेकंड, हमको इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि हमें ऐसी लोकेलिटी, ऐसे एरिया में इन्वेस्ट करना है जहाँ लोग रेंट पे रहना पसंद करें। जैसे बड़े बड़े मेट्रो, मतलब बड़े बड़े सिटीज होते हैं, मेट्रो सिटीज, लोग जनरली उस उनका जो सेंटर होता है, कोर होता है, उसके आसपास ही सेटल हो जाते हैं, उसको छोड़ के नहीं जाना चाहते। इसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस होते हैं ना, बड़े मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा बूम कर रहे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उधर उस प्रॉपर एरिया की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। वहाँ वहाँ की जो जेंट्री होती है, वहाँ जो लोग होते हैं वो हाई अर्निंग पोटेंशियल रखने वाले, मतलब हाई अर्निंग पीपल्स होते हैं। कहते हैं कि उस प्रॉपर्टी में, मतलब उस एरिया में उस प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना होगा। तो हमें ऐसे प्लेसेस में इन्वेस्ट करना है जो डिजायरेबल है। हमें दूर दराज के इलाके में ऐसा इन्वेस्ट नहीं कर देना है भैया वहाँ कोई कुत्ता भी ना पूछे, तो हमें डिजायरेबल एरिया में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। थर्ड, जो चीज हमें ध्यान रखना चाहिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के समय, स्टेट भी में स्टॉक मार्केट की जैसा ही है। जैसे हम अपने एक स्टॉक के ऊपर अपना पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं डाल देते हैं, वैसे हमें, अगर आप रियल एस्टेट में रेगुलर इन्वेस्टर है तो आपको एक प्रॉपर्टी के पीछे आपको अपना पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हमें अपने पोर्टफोलियो को अक्रॉस डाइवर्सिफाई करके रखना है। हमें छोटी छोटी दो चार जगह अलग अलग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। सपोज कोई प्रॉपर्टी सही नहीं करती है तो उधर से रेंट नहीं आ रहा है, तो कम से कम हमारे पास दो तीन अलग अलग ऑप्शन तो होंगे, ताकि हमारा जो कैश फ्लो पॉजिटिव रहे वो हमेशा बनी रहे। तो डाइवर्सिफिकेशन स्टॉक मार्केट में भी जरूरी होता है, रियल एस्टेट में भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फोर्थ फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि इसको ध्यान रखना चाहिए इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी पे। देखिए, कैसा होता है जनरली जब इकोनॉमिक साइकिल अपने वर्स्ट फेज से जा रहा होता है ना, तो प्रॉपर्टीज के प्राइसेस नीचे चले जाते हैं, और उस समय क्या होता है कि लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके अपने आप को एकदम रातों रात माला माल अमीर बनाने की कोशिश करते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको रियल एस्टेट जो होता है उसको लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना है। रियल एस्टेट मिनिमम 15 से 20 25 सालों के लिए आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड रहना है। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, आपको लाइफ में वेल्दी आदमी बनना है, तो आपको रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म सोच के ही चलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आज मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदा तो 4 6 महीने में उसको बेच के निकल जाऊंगा।
अरे भैया बेच के निकल के जाओगे कहाँ? रियल एस्टेट में ना चर्निंग इतनी पर चर्निंग करके आप लकी हो सकते हो, 2 बार करके लकी हो सकते हो, पर तीसरी बार करके आप चर्निंग करके लकी नहीं हो सकते। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी उसको बेच दी, आपको प्रॉफिट हो गया, दूसरी खरीदी उसको बेच दी, प्रॉफिट हो गया, तीसरी आप खरीदेंगे, जरूरी नहीं है कि आपको हर बार प्रॉफिट होगा, क्या पता आपको लॉस भी हो जाए। तो हमें अच्छी कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी देखनी है, उधर से रेंट कमाना है और मजे करने हैं, मजे, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना अपने आप को। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? देखिए, अगर आप इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो एक बहुत अच्छा मौका है अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने का। लेकिन उसके पहले आपको उससे रिलेटेड रिस्क क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या है उसके बारे में अच्छे से आपको स्टडी करना है, और आपको प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी के थ्रू अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को करने हैं। तो ताकि आप अपने रिस्क को कम से कम रख के एट द सेम टाइम रिटर्न को मैक्सिमम रख सकें। तो जाते जाते मैं आपको बोनस टिप दे देना चाहूंगा कि अगर आप बिगिनर है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में, तो आपको किसी एक क्वालिफाइड, एक वेल एजुकेटेड, वेल टॉट रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ काम करना चाहिए, ताकि वो आपको अच्छे से गाइड कर सके, जैसे कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कौन कौन सी चीजों को कंसिडर करेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई रहेगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और एक रियल एस्टेट के टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, सी यू।